Good evening to all of you students. I will discuss to about second chapter. आप सभी चैप्टर को लिख चुके हो। ये आपकी बुक बायोलॉजी बुक का सेकंड चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू वाला भी स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा आपको मैं ब्रीफली समझा देती हूँ इस चैप्टर के बारे में। आप लोगों ने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेल के बारे में। 8th क्लास में 8 चैप्टर है सेल का, उसमें इतना कुछ डिटेल नहीं है, बट हाँ आपको समझ आ जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है हमारी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिससे हमारा ओरिजिन होता है, उसका क्या नाम है? सेल। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसकी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी फाउंड इन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया, सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में ये मिलती है। डिस्कवरी इसकी 1665 में साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सबसे पहली बार नॉन लिविंग सेल जो कि बोतल ऑफ कॉर्क, जिसको बोतल का ढक्कन बोलते, उसमें पाया। उन्होंने देखा कि जो इस कॉर्क है इसका स्ट्रक्चर कैसा था? हनी कोम्ड, जैसा छत्ता होता है उस टाइप का। उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में लिखा, ये सब डिस्कवर किया, पब्लिश किया रहा है उन्होंने ये सब लिखकर। इन 1675 कुछ वक्त के बाद उन्होंने न्यू साइंटिस्ट आए, एंटन वैन ल्यूइनहुक। उन्होंने अपनी बुक के अंदर या अपने सेल के बारे में बताया कि उन्होंने फर्स्ट टाइम एक ह्यूमन स्पर्म की हेल्प से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब किससे बनती है? सेल से। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। जैसा कि हम सभी जानते हैं जितनी भी सेल्स है हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की 3 टाइप्स दिखाई हुई है यहाँ पे। इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा आप जान लीजिए। सिंपल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सिंपल कंपाउंड है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर थी वो 10,000 थी। कंपाउंड स्टीफन ने डिस्कवर किया था, इसकी 50,000 थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, इन्होंने जो साइंटिस्ट है वो नोल एंड रस्का साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि जो इसकी मैग्निफिकेशन पावर है वो 1.5 लाख है। यानी आप इतने ज्यादा जूम करके माइन्यूट से माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को, थिंग्स को आप इजिली देख सकते हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर? सेल के ऊपर बताए गए हैं, यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर। ये मेजर पोर्शन है, इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। कि जो बीच का पोर्शन होता है निक्लोप्लाज्मा कहलाता है। मैंने 8th क्लास में भी बताया था कि सेंटर में जो सेंटर में बॉडी प्रेजेंट होती है उसको न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लोप्लाज्मा कहते हैं। और ये बाहर वाला जो कंटेंट होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग सेल वॉल, और उससे बिफोर वाली जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे डिस्कस करें। अब हम आगे देखेंगे कि जो सेलुलर डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता है सेल्स के अंदर, किस किस बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म वगैरह को या सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन किया गया है। सेल शेप, सेल साइज एंड सेल नंबर। सेल शेप के अंदर आप लोगों ने पढ़ा राउंडेड है, कोलुमनार है, स्लीपर शेप्ड, अलग अलग तरह की सेल शेप होती है। जो यहाँ पे दिखाई हुई है कि जो सेल है, सेल अलग अलग टाइप की, मतलब शेप है, उनकी अलग अलग शेप है। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल्स है सबकी डिफरेंट होती है। अभी हम लोग ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ चुके इन प्रीवियस क्लास कि स्मॉलेस्ट सेल नोन एज द पीपीएलओ, लार्जेस्ट सेल इज नोन एज द ओस्ट्रिच सेल एंड longest cell is the nerve cell. Here is mistake, largest नहीं, that it's a longest word. आप सभी इसको ठीक कीजिए, ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, ठीक है। शायद आप लोगों ने खुद भी कर लिया होगा, आप लोगों को पता है कि जो लार्ज होती है वो ओस्ट्रिच सेल होती है और जो लॉन्ग वाली होती है वो नर्व सेल, जो हमारे नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। अब आगे है सेल नंबर। सेल नंबर की जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, सभी सेल के नंबर हैं डिफर होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि जब तक हम मैच्योरिटी में नहीं आते हैं तो हम हो या लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सेल नंबर बढ़ते रहते हैं। जैसे न्यू बोर्न जब छोटा बेबी होता है तो उसमें 2 × 10⁻12 सेल होती है, और जब वो एडल्ट हो जाता है 10⁻14 सेल हो जाती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ 2 सेल्स है वो इंक्रीज। इन बेसिक थोड़े कुछ पॉइंट है कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, सेल थ्योरी किसने दी? स्केल्डन ने। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक इन 1960
65 में सेल बायोलॉजी की स्टडी ऑफ ऑल डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद इन द सेल के अंदर। सेल के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीन बेसिक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। आप लोगों को पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो भी कैरेक्टर है, जैसे कि हमारे रिलेटिव वगैरह, हमारे नेबरहुड बोलते हैं कि आपका जो फेस है, आपके हेयर कट है, या जो आपका फेस कट है सॉरी, या आपके लेग्स है और हैंड्स वगैरह जो भी है आपके पेरेंट्स से हुबहू मिलते हैं, वो किसकी वजह से? रीजन बिहाइंड दिस द जीन। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। पॉलीमरिक यूनिट है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। पॉलीमर लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी जितनी भी मोनोमर यूनिट होती है उनको रिपीटेड किया जाता है बार बार से, और वो जो लॉन्ग चेन बनते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्सेप्ट द वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जो आरएनए होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। बाकी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड का क्या मतलब। स्टैंडर्ड आगे देखते हैं। नॉन सेलुलर। सेलुलर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कंटेन नहीं करते हैं? सेलुलर सेल्स नहीं होती है उनके अंदर, लाइक जैसे कि वायरस। और जो सेलुलर है बाकी हम बैक्टीरिया वगैरह और जितने भी हम ऑर्गेनिज्म है सब होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सपोर्ट करते हैं लोग ऑर्गेनिज्म को बॉडी डेवलप करने में। लाइसोजोम डाइजेस्ट, ये आगे सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शन है कि सेल ऑर्गेनेलीज कितनी थी और उनके फंक्शन है वो आगे। मेन बेसिक पॉइंट है कि साइटोलॉजी। साइटो क्या होता है? साइटो मीन्स सेल्स और लॉजी मीन्स स्टडी। ये बताया हुआ है कि लॉजी जहां बढ़ आता है उसका मतलब होता है स्टडी करना। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे बने हुए हैं। जो ईच सेल हैज 3 फंक्शनल रीजन, स्ट्रक्चर रीजन जो 3 है, या ट्री नहीं, 3 वर्ड है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कैसा होता है? थिन है, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के आउटसाइड, अभी पीछे भी बताया था मैंने। अब स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू बताया था कि जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्गर सभी ने देखा हुआ है कि पहले ब्रेड होती है, बीच में कंटेंट होता है अनियन वगैरह, उसके बाद में क्या होता है? दोबारा से सेकंड ब्रेड होती है। ऐसे ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी यही है कि यहाँ पे प्रोटीन मोलिक्यूल है, फिर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होते हैं, फिर प्रोटीन मोलिक्यूल होता है। और जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? जो भी कंटेंट होता है, लिक्विड हो या सॉलिड पार्टिकल होते, कौन से कहाँ जाना होता है, वो उसका ये फंक्शन होता है। कि उन्होंने क्या देखा इस मॉडल के अंदर कि नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। जो लिपिड्स के अंदर जितने भी ये प्रोटीन्स मोलिक्यूल है क्या करते रहते? फ्लोट करते रहते, बहते रहते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव इन नेचर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी पार्टिकल वगैरह, जो जितने भी लिक्विड मोलिक्यूल है या सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिनको वो ले जाना चाहती है उन्हीं को ले जाती है, अदरवाइज जिनकी नीड नहीं होती उनको नहीं रखती है। और ये साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेंटेन करती है होमोस्टेसिस इनसाइड द सेल। होमोस्टेसिस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितना भी कंटेंट है उनको क्या करती है? मेंटेन करके रखती है कि ना किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो ना किसी कंसंट्रेशन कम हो। मैकेनिज्म 2 प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, डजंट डिपेंड अपॉन द एनर्जी, नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, कैरियर करती है कि इसको प्रोटीन को, या मे और मे नॉट भी इन्वॉल्व, प्रोटीन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। एक्टिव वाली में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन तो होता है कहां से? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखना है कि जो एक्टिव है इसके अंदर लोअर से हायर की साइड कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है, और पैसिव वाले में हायर टू लोअर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब हम अपने टैंक वगैरह से पानी ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, वहां पे पहुंचाते हैं अपने, तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे नहीं पहुंचा पाते। और जब हम टैप ऑन करते हैं तो ऊपर की साइड से जो भी हमारा ऊपर टंकी रखी हुई है उससे पानी डायरेक्ट नीचे आ जाता है टैप ऑन करते। तो जब नीचे आता है डायरेक्ट वो पैसिव प्रोसेस होती है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं अदर सोर्सेज का तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्टिव प्रोसेस। और ये सिलेक्टिव नेचर होती है, कैरियर प्रोटीन में भी नॉट भी। इस पैसिव प्रोसेस के अंदर 2-3 प्रोसेस और
इन्वॉल्व है वो क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस होती है, इसके अंदर मोस्टली गैसेज ही जो है वो ट्रांसफर हो पाती है, जैसे बैलून वगैरह या भी कोई भी पाइप गैसेज वगैरह होती है, किसी में लीक आ जाता है तो उसमें से जो गैस डिफ्यूज होती रहती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट डाला हुआ है वाटर के अंदर। जब हम कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है। रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस, फायदा ये है कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स वगैरह में वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है, गैसेज वगैरह एक्सचेंज होना। नेक्स्ट प्रोसेस है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हमने देखा कि जो मूवमेंट होता है, बट इसके अंदर किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। डिफ्यूजन के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे कि रेजिन जो किशमिश वगैरह है, आप लोग डेली खाते भी हो, देखते भी हो कि जब हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो स्वेल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ओस्मोसिस। ये 3 टाइप्स की होती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है जो मीडियम के अंदर हायर कंसंट्रेशन होती है देन द सेल से, यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है देन द सेल्स के अंदर। आइसोटोनिक दोनों सेल, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल या इन द मीडियम कंसंट्रेशन बोथ आर द इक्वल, आइसोटोनिक इन नेचर। और हाइपरटोनिक में हम क्या देखते हैं, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन सेल से कम होती है। सिग्निफिकेंस, फायदा ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ द ओस्मोसिस मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ सेल, यानी सेल कभी भी टायर्ड ना हो, सूखे ना, इसके लिए ओस्मोसिस प्रोसेस हेल्प करती रहती है। और एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम द सोइल से बाय द विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। और उस प्रोसेस को क्या, किसकी वेस्कुलर बंडल कौन से होते हैं इसमें, जाइलम का यूज किया जाता है। डिफरेंस दिया हुआ है दोनों की, जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड गैसेस कोई भी हो सकते हैं, इसमें मोस्टली वाटर ही होता है, इसमें भी मोस्टली गैसेस ही होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड और नोट मे और मे नोट भी, और इसमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है। डिफ्यूजन एक्ट एज ए फोर्स की तरह काम करता है। और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो उसमें धक्का लगाने बोल सकते हैं हम उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। शायद आपको कुछ समझ आया हो। आज के लिए इतना ही काफी। थोड़ा आप इसको चैप्टर को रीड कीजिए और वीडियो सुनिए ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ आए। थैंक यू सो मच।